हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड वीडियो। पहले वीडियो में हमने हिस्ट्री का बात कर लिया, अभी हम करेंगे पॉलिटी के बारे में। ओके, सो पॉलिटी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 15-16 क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्लियर प्रीलिम्स। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इन अ सेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने पहले काफ़ी वीडियोज़ में पढ़ाया भी है। द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डायरेक्ट नेचुरल जस्टिस देखता है, ठीक है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में सिर्फ आर्टिकल 21 में है, मेनका गांधी केस से। तो जब हम मेनका गांधी केस पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है। इंडिया में यूजुअली प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। जो भी ट्रायल होता है कोर्ट में, इट इज़ द ट्रायल का जो प्रोसीड्योर है लॉ में जो लिखा है या फिर आईपीसी में जो लिखा है उसी के हिसाब से होता है, ठीक है। लॉ में अगर कुछ गलत भी लिखा है या फिर नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी जाते हैं तभी भी कोर्ट कुछ कर नहीं सकती। बट आर्टिकल 21 जब आता है तब वहाँ पे कोर्ट वॉइड कर सकता है इफ़ इट इज़ अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। सो द आंसर इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 12। इन इंडिया प्रिजनर्स, यहाँ पे प्रिजन रिफॉर्म्स में है, प्रिजन रिफॉर्म्स काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। इन इंडिया द प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज प्रिजन जो है ये उसका जो मैनेजमेंट है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है ये स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अपना रूल्स करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट, प्रिजन्स आर गवर्न बाय द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। एब्सोल्युटली करेक्ट। जब आप प्रिजन रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments। तब 1894 में प्रोविंसेस था जो कि आज के डेट में स्टेट्स है, तो तब से ये लॉ है। और ये जो कैटेगरी है प्रिजन्स का, ये उन्होंने एक्सप्लिसिटली रखा है। अब डोंट कंफ्यूज विद द वर्ड एक्सप्लिसिटली, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये एक्ट मैंने पढ़ रखा है, अब ये एक्ट में क्लियर कट उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में रखा है। सो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, और उसका रीज़न ये है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसलिए द रीज़न इज दिस, बिकॉज ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फिर स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। तो आंसर इज बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements best reflects the chief purpose of constitution of a country? ऐसे क्वेश्चंस हर साल एक आते हैं, थोड़ा बहुत लाइक आपको लगेगा कि चारों के चारों सही है, लेकिन वैसा है नहीं। पहले यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री के बारे में बात हुआ है, ये इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा है। आप इंडिया के हिसाब से जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा चीफ पर्पस क्या है? वैसे तो हर चीज़ सही है, आप कहीं ना कहीं इसको लिंक कर सकते हैं अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, बट यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री की बात करते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, अगर आपको वो पता है तो आप कर सकते हैं। देखिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है, लिमिट करता है पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन ये इंडिया स्पेसिफिक है। हम यहाँ पे कंट्री की बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एवरी डेमोक्रेटिक, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है, पर ज़रूरी नहीं है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, राइट? तो ये तो गलत है। नाउ द मेन पर्पस, द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू provide a set of basic rules that allow for minimal coordination among the members of the society, ठीक है। एक फंक्शन ये, दूसरा मेन फंक्शन ये है, सो टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीशंस इन द सोसाइटी। ये मेन काम है ऑफ द सोसाइटी। किसके पास पावर है
कैसे इलेक्शन होगा, कैसे सरकार आएगी, वो सब चीज़ किसके पास पावर है, वो चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा है वैसा ही होगा। अब आप देखिए, इट डिटरमिन्स द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, इट एनेबल्स ए क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड ए गवर्नमेंट, इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी, सोशल सिक्योरिटी। ये कहीं ना कहीं देखो ये भी है, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है तो चीफ पर्पस क्या है, डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ इट इज स्पेसिफिक टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट नेसेसरली फॉर अदर एवरी कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये भी कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न नहीं कि सोशल जस्टिस है, जो कि हम एज ए होल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें सारे कंट्रीज़ का, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ए और बी के बीच में। इट डिटरमिन्स द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट। यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट आंसर इज ए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई होता है किसको क्या पावर दिया जाएगा, बेसिक रूल्स होता है जो कि कैसे आगे जाके लॉज होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, वही सब कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटो होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, इट डिटरमिन्स द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। बिकॉज जो लॉज सरकार बनाती है, जिसके पास पावर है वही लॉ बनाएगा, राइट, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से करना है, वो सब डिटरमिन करती है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, in India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत गलत चीज़ हुआ था, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे जुडिशियल रिव्यू रोक दिया गया था, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को रोक दिया गया था। देन डीपीएसपी को बोला गया था कि इट इज़ ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स। ये सब 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हुआ है। फिर उसके बाद 44 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है ये सब ओवरटर्न किया फिर, ठीक है, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने, जब इंदिरा गांधी हार गई थी, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम पे ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे चीज़ ऐसे सब हुआ था जिसको हम बोलते हैं कि वो काफ़ी जुडिशियरी को भी नीचे रखा था, ठीक है। तो इट इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो डायरेक्टली ये सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि रिसेंटली करंट अफेयर में भी है प्लस स्टैटिक में भी है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया: नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किया गया था 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018, तो ये तो है। एनएचआरसी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिसेंटली 2019 में इसका अमेंडमेंट भी हुआ था, ठीक है। 1994 का ओरिजिनल एक्ट है, अभी अमेंडमेंट है, तो ये तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये तो गलत है कि क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछा है। लॉ कमीशन भी एक, ये ना ही एक स्टैट्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आया है 50s में, 1950s में आया है नेशनल लॉ कमीशन। ये भी न्यूज़ में रहता है, जो कि एडवाइस करता है कि क्या हम अच्छे से और लॉ ला सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एडवाइस करती है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ये है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी न्यूज़ में था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी रिसेंटली 2019 में इसका भी अमेंडमेंट हुआ था। तो ये तीनों तो गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, तो आंसर इज ओनली वन, दैट इज एनसीबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको, अगर आप बेयर एक्ट, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बेयर एक्ट अगर आपने अच्छे से किया है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाता है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर डिक्लेयर हो रहा है वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ऑल द एक्ट्स डन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ हिज, जो कि एक्ट उन्होंने किया वो सब इनवैलिड हो जाएगा। ये गलत है, इनवैलिड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 71 क्लॉज 2 डायरेक्ट बोलता है, तो ये तो गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव डिसॉल्व्ड। मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ कि आर्टिकल
आप मेरे बेयर एक्ट के वीडियोस पॉलिटी सेक्शन में जाके पॉलिटी में चेक कर सकते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर में इलेक्शन आर्टिकल 52 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 52 बोलता है कि हमेशा देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट नहीं रख, दैट इज़ नंबर 1। नाउ रही बात यहाँ पे ये पूछा गया है कि पोस्टपोन हो सकता है या नहीं। तो पोस्टपोन हो सकता है मतलब आपको आर्टिकल 68 पढ़ना पड़ेगा, जो कि बेयर एक्ट में मैंने क्लियर कट बताया है। आर्टिकल 68 क्लॉज 2 में क्या है? जब कोई वैकेंसी होती है या फिर कोई डेथ होता है, रेजिग्नेशन होता है, रिमूवल होता है, और अदरवाइज, द स्टेटमेंट इज अदरवाइज, और कुछ भी हो सकता है ये में इसमें, तो उसमें जो टाइम होता है टू होल्ड इलेक्शंस, टाइम टू होल्ड इलेक्शंस कितना का होगा? एज सून एज पॉसिबल, लिखा है एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ वैकेंसी। ठीक है, आफ्टर द अकरेंस ऑफ वैकेंसी। ठीक है, और वो बहुत, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फिल करना है 6 मंथ्स के अंदर करना है, 6 मंथ्स के अंदर करना है, मस्ट। ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर करना है। तो ऐसा नहीं कि पोस्टपोन हो सकता है, पोस्टपोन का चीज़ का कुछ लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये गलत है। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he has to declare his or her assent। कोई टाइम लिमिट नहीं है, बिल्कुल कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये गलत है, ये भी गलत, ये इट कैनॉट बी पोस्टपोन, ये भी गलत है, तो आंसर इज नन। ठीक है, द आंसर इज नन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। When a Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or it may reject the bill। Yes, फाइनेंस बिल में लोकसभा अमेंड भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ये करेक्ट है। When Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject but can only make recommend। ये तो गलत है, अगर ये सही है तो ये तो गलत ही है वैसे। Now, in case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill। देखिए, कोई जॉइंट सिटिंग मनी बिल के लिए है नहीं। वेरी रिसेंट लास्ट वीक में आप मेरे एक शॉर्ट्स में देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट लाइन मैंने बोला है, कोई जॉइंट सिटिंग मनी बिल के लिए है ही नहीं। बट यस, जॉइंट सिटिंग फाइनेंस बिल के लिए नेसेसरी हो जाता है। यस, ये सही है। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो कितना स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो शेड्यूल्ड एरियाज डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5th शेड्यूल की बात हो रही है। ठीक है, जब 5th शेड्यूल की बात हो रही है तो आर्टिकल 244 क्लॉज 1, अगेन ये भी बेयर एक्ट से हो सकता है पेपर। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये कहाँ से है? ये आप जब आर्टिकल 244 पढ़ोगे वहाँ पे पार्ट सी, ठीक है, पार्ट सी का पहला सेक्शन जो कि 6 में है, वहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन शेड्यूल्ड एरियाज मीन्स सच एरिया एज द प्रेसिडेंट मे बाई एन ऑर्डर डिक्लेयर टू बी शेड्यूल्ड एरिया। ये तो सही है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली, एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। एब्सोल्युटली ये करेक्ट है। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट एक बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट है। The chief ministers of the concerned states are required to submit annual reports to the home ministry। देखो, होम मिनिस्ट्री को कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं देते हैं, प्रेसिडेंट। एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट के साथ लेना देना होता है, होम मिनिस्ट्री तो देख के ही आप गलत कर सकते हो। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है। सो यहाँ पे ऑल 3 तो नहीं होगा, सो दिस 2 आर करेक्ट, तो ओनली 2। ठीक है, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लाइक डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक अगर आप सही से सब आर्टिकल बेयर एक्ट सब किए हो तो वेरी डायरेक्टली आप ये आंसर सॉल्व कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैज़ हेल्ड सम जजमेंट्स दैट the reservation policies made under Article 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance and efficiency of the administration। Absolutely correct। बेयर एक्ट पढ़े हो तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगा। ना आर्टिकल 335 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 335 डील्स टू, छोटा आर्टिकल है, डील्स टू क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विसेस एंड पोस्ट्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे केसेस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट देता रहता है, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज
आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिन, नो डिफाइन नहीं किया है, मेंशन किया है यस कि जो क्लेम्स है इनका शैल बी टेकन इनटू, इनका जो क्लेम्स है शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कहाँ पे है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आंसर इज सी। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटी क्वेश्चंस। ये का कौन सा नंबर हो गया, 20 राइट। 20 के बाद 19 क्वेश्चन हो गया राइट, 19 क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। हम डायरेक्ट पॉलिटी सॉल्व करेंगे पहले, फिर एनवायरनमेंट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 डायरेक्ट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन। मैंने काफ़ी बार बोला है स्टूडेंट्स को कि फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है, यू विल एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन, और काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। ये हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन से द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द एबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। एक तो पॉपुलेशन है, एक एरिया है, कि इनकम डिस्टेंस, ये तो हम सबको पता है। पॉपुलेशन का कितना 15%, एरिया का था 15%, इनकम का था, इनकम डिस्टेंस का था 45%, सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब इनमें से क्या है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यस है 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है 10%, गवर्नेंस रिफॉर्म एब्सोल्युटली नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट वैसा कुछ नहीं है, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स है, बिल्कुल है, सबसे कम है 2.5%। तो आंसर 1 2 3, इट इज़ ओनली 3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये सॉल्व करना जरूरी था। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों कर रहे हैं, ठीक है। ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, पॉलिटी में भी आएगा ये। अब होम गार्ड्स का क्वेश्चन क्यों पूछा है, बिकॉज होम गार्ड का क्वेश्चन 2021 में इसका 75th एनिवर्सरी हुआ था, ठीक है, 2021 दिसंबर में। थोड़ा करंट अफेयर करना पड़ता है 1-2 साल का, कोई बात नहीं। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स, नहीं होम गार्ड्स एक्ट वैसा कुछ नहीं है। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जीक्यूटिव वे से ये हुआ था 1946 से, 1946 से। तो होता क्या है, एनी सिटीजन 20 से 35 ईयर्स एनी सिटीजन ये ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। मतलब ज्वाइन कर सकता है हेल्प करने के लिए, किस में, डिजास्टर में हेल्प करने के लिए, कोविड हो गया, कोई सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस भी अगर हो रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, तभी भी आप ज्वाइन करके हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो गलत है, तो ऑल 3 तो नहीं हो सकता। द रोल ऑफ होम गार्ड्स इज टू सर्व एज ए ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस इंटरनल, यस इंटरनल सिक्योरिटी भी है, डिजास्टर भी है, फ्लड में है, कोई भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम इशू है, लेकिन मैं इसको पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ले रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक एजेंसी है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्टल एरियाज द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बैटलियंस हैव बीन रेज्ड इन सम, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये 2 स्टेटमेंट सब होम गार्ड्स के साइट से लिया गया है, जो गवर्नमेंट साइट है, दोनों करेक्ट है, 2 and 3, ठीक है, ओनली 2 आर करेक्ट। अब कर सकते हैं, अगर आपको इतना भी पता है होम गार्ड्स है जहाँ पे आप डिजास्टर के लिए काम कर सकते हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए काम सकते हो, इतना भी अगर पता है तो ये दोनों तो सही हो ही जाएंगे। इंटरनल डिस्टेंस एंड ऑल्सो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के लिए भी आप काम कर सकते हो, तो दिस 2 आर करेक्ट, ठीक है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 52 आई फील पॉलिटी से ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है और ना ही एक्सपेक्ट भी होना चाहिए, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड लीव, लेकिन फिर भी मैं आंसर बता दूंगा। देखिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट न्यूज़ में है, लेकिन पूरा डिटेल में कवर करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। नाउ ये दिया है अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म। आप अगर कोई भी मिलिट्री यूनिफॉर्म अनऑथराइजली पहनते हो तो कौन सा एक्ट के अंदर आपको सज़ा होगी या फिर पनिशमेंट होगी। इट इज़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेक्शन 6, इट इज़ करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और एक है नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद अ पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज इन ड्यूटीज। अगर कोई ड्यूटी में है, मिलिट्री आर्मी का या फिर पुलिस का कोई ड्यूटी में, और आप उसको इंटरफेयर कर रहे हो और मिसलीड कर रहे हो, ये कौन से सेक्शन में, ये गलत है। ये सेक्शन 7 ऑफ अगेन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का ही है, ठीक है, तो ये तो गलत है। थर्ड सेलिब्रिटी गनफेयर, ना ये जो सेलिब्रिटी गनफेयर ये न्यूज़ में रहता है, कैसे न्यूज़ में रहता है, जो आजकल यूपी बिहार में जो शादी करके बंदूक गोली चलाते हैं,
तो उसी के ऊपर अगर वो उसी के ऊपर भी लागू होते हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, आप ट्विटर वगैरह में देखते हो, तो उनको जब अरेस्ट होते हैं तो एक पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट होता है। ये एक्ट है द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ये करेक्ट है। ठीक है, ये सेक्शन 9 ऑफ द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट में क्लियर कट लिखा है। सो 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, ये पॉलिटी का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया, राइट? ओके, 64 and 65 पॉलिटी का है। 64 and 65, ठीक है। 64 नेशनल फ्लैग कोड, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट करके बोला था कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आने का है, तो वो भी आ गया। तो फ्लैग कोड का डिटेलिंग करना है, जो डिटेलिंग करके जाएगा उसका ही ये क्वेश्चन सही होगा, जो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएगा तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ नेशनल फ्लैग कोड 600 मिलीमीटर इंटू 400, वेरी फैक्चुअल डेटा। अगर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का आप गवर्नमेंट साइड से नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ये गलत है। अराउंड 9 स्टैंडर्ड साइजेस, उनमें से ये नहीं है। जैसे कि मैं कुछ स्टैंडर्ड साइज लिख देता हूँ, 6300 इंटू 4200, 2700 इंटू 1800। अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो 900 इंटू 600 मिलीमीटर का है, 450 इंटू 300 का है, 225 इंटू 150 का है, 150 इंटू 100 मिलीमीटर का है, लेकिन 600 to 400 मिलीमीटर का नहीं है, एग्जैक्टली 600 और 400 का नहीं है। ठीक है, अगर आप 9 स्टैंडर्ड साइजेस की बात करें तो ये तो गलत हो गया। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट टू विथ इज 3:2, ये काफ़ी कॉमन स्टेटमेंट है, ये सबको पता होगा। आई डाउट ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, आंसर इज डी। ओके, फाइन। नेक्स्ट 65 क्वेश्चंस भी थोड़ा फैक्चुअल डेटा है। एक स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है 26 नवंबर में होता है एवरी ईयर, टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स, ये तो सही है। नाउ द थिंग इज 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेटअप किया ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत पहले से हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी आप इसको कंफ्यूज इसमें आराम से कर सकते हो। देखो 1949 में कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी होगा बताओ? 1946 से कैबिनेट कमीशन में हमारा ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो चुका है। 1949 में ड्राफ्टिंग बहुत लेट हो जाएगा ना, तो ये तो आराम से आप रॉन्ग कर ही सकते हो। तो इजी क्वेश्चन है, तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 65 के बाद हमारा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली हम जाएंगे 97 क्वेश्चन को। ठीक है, और 2 क्वेश्चन है, 97 क्वेश्चन। ओके, 97 एंड और एक क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन होगा, राइट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ इसमें, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट, उतना डिफिकल्ट नहीं। इसका मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था आपको, आप मेरे चैनल में जाके प्रिवेंटिव डिटेंशन आप अगर टाइप करोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखूँगा, तो वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा ताकि आप क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट 2 को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल में लिखना जरूरी है, तो बेयर एक्ट हमारा रेडीमेड है, हमने पढ़ के बेयर एक्ट गए हैं। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस, डायरेक्ट आर्टिकल 355, डायरेक्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो, क्लियर कट आर्टिकल 355 लिखे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है, ये करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। नो, आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज जो आर्टिकल 22 की बात होती है, हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं, वहाँ पे पावर यूनियन को भी है, स्टेट को भी है, वो कर सकते हैं लॉ। यूनियन ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस एंड अच्छे जो पोर्टफोलियो वहाँ पे करता है, स्टेट्स भी अपना प्रिवेंटिव डिटेंशन में पावर कर सकते, तो एग्जेम्प्ट कैसे होगा? और अगर स्टेट्स को पावर दिया गया है लॉ बनाने के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, तो जाहिर सी बात है वो प्रोवाइड कर सकते हैं लीगल काउंसिल, एग्जेम्प्ट क्यों होगा? तो ये गलत है। तो डिटेल करना है फंडामेंटल राइट्स, आपको फंडामेंटल राइट्स और कोई भी चैप्टर करने के लिए आपको लक्ष्मीकांत से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ पेपर।
अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के बारे में पूछा है, कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैनॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। ये स्टेटमेंट हम पिक्चर में देखते हैं, हमेशा मूवीज में देखते हैं कि हाँ जो कन्फेशन किया है अक्यूज्ड पुलिस के आगे, उसको कोर्ट में एज एन एविडेंस हम दिखा नहीं सकते। तो ये कहाँ से आया है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। वाई टेररिज्म एक्ट होगा? ये तो सबके लिए है ना, ये कोई भी केस के लिए। सिर्फ टेररिज्म एक्ट में ये क्यों आएगा? वेरी सिंपल, एविडेंस वर्ड है तो जाहिर सी बात है एविडेंस एक्ट होगा। एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 सेक्शन 25, तो ये एविडेंस एक्ट है, ठीक है, एविडेंस एक्ट। तो थोड़ा बहुत आपको अब मतलब अभी बहुत सारे वो आएंगे कि अभी ये चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, ऐसे ओनली वन ओनली, वैसा नहीं है। एलिमिनेशन टेक्निक्स हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, अगर आप ध्यान से थोड़ा अच्छे चालाकी से करोगे। तो यहाँ पे हाउ यू यूज योर ब्रेन एंड IQ, योर IQ इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट विल लीड यू टू एलिमिनेशन। तो ये तो है ही नहीं, 3 इज रॉन्ग, ठीक है। तो ऑल 3 तो नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो आंसर इज ओनली 1, ठीक है। ओके फाइन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 100। ओके, प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये पिछला साल भी एक इसका रिपीट हुआ था, अगर हम वैल्यू की बात करें, इसका रिपीट हुआ था। ओके, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूड इलेक्टोरल। नो, नॉमिनेशन नहीं है, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ऑल 4 तो नहीं है, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA का क्या है? हमने क्लास में भी कराया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है। वैल्यू ऑफ वोट क्या है? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ अ MLA, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, उसी स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA इज मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो केरला से मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट, तो होगा। तो 3 तो करेक्ट है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA of Puducherry is higher than Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater। कैसे? पुडुचेरी का ज़्यादा नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि पुडुचेरी का पॉपुलेशन देखिए, अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये गलत है, 1 गलत है, ठीक है। नाउ हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू, नहीं, वो उल्टा हो गया, ये गलत है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे तो आंसर इज ओनली 1, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। सो ये रहा हमारा पॉलिटी का पेपर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एनवायरनमेंट या इकोनॉमी पे। ओके, थैंक यू।